ये सब बहुत आसान है। सूडो एंगल मानना, कॉस थीटा निगेटिव है तो कौन कौन से कोड एएसटीसी के अकॉर्डिंग जज कर लेना बड़ा आसान है। ये नोट भी याद करना आसान है। थीटा ये कुछ आइडेंटिटी है जो फ्रीक्वेंटली यूज होती रहती है। प्रोडक्ट 3 साइन 3 कॉस या 3 टैन, जिसमें एक एंगल थीटा है, एक 60 माइनस थीटा, एक 60 प्लस थीटा। जब भी साइन साइन मल्टीप्लाई हो, साइन कॉस मल्टीप्लाई हो, कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो, तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करा दिया करो। 2 साइन ए कॉस बी क्या बन गया? 2 साइन ए कॉस बी, 2 sin A cos B, sin A plus B। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एलन डिजिटल। तो बच्चों, पाप पुण्य की सीरीज में अभी तक हमने काफी एपिसोड्स कवर करे, जिसमें हमने काफी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट सीखे और साथ ही साथ हमने उन ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स पर आधारित बहुत ही सवाल करे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देख रखे हैं और होपफुली नहीं, ये मेरा बिलीफ है कि आपको मजा भी आ रहा है और इस सीरीज के थ्रू आपके जो डाउट्स थे, वो डाउट्स जो हमेशा के लिए रह जाते थे, वो अब धीरे धीरे क्लियर होते चले जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने बाइनोमियल थ्योरम करा था और बाइनोमियल थ्योरम में हमने सवाल के थ्रू आपको सारे कंसेप्ट समझा दिए थे। सिमिलरली सीक्वेंस सीरीज जब आया था, क्वाड्रेटिक आया था, तो वी हैव नॉट पिक द होल टॉपिक। हमने उस टॉपिक का ऐसा सब टॉपिक पिक करा था जो जेई में पूछा जाता है और साथ ही साथ उसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, इसी क्रम में आगे जो आने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्री। हाँ यार, नाम सुनते ही 10 तक तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, खुशी होने लगती थी, बट अब ना थोड़ा सा महसूस होता है, यार ये क्यों, वाई ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री नहीं सर, प्लीज सर, इससे दूर जाना है। बच्चों, इसका क्या रीजन है? सोचा है कभी कि क्या ऐसा हो जाता है कि आप लोग ऐसे बोलने लगते हो या मन में ऐसा विचार आता है? सबके साथ नहीं होता, बहुत लोगों के मन में आता है ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है, कुछ लोगों के मन में ऐसा भी आता है नहीं सर ये नहीं ट्रिग्नोमेट्री। इसका सिंपल सा रीजन है कि इसके बड़े सारे फॉर्मूलेस और इंजीनियर्स याद करने में थोड़े कच्चे होते हैं यार, चीजें रटने में उन्हें इतनी जल्दी रटाई में आती नहीं है यूजुअली, है ना। बट अब प्रॉब्लम आती है, यार इतने सारे फॉर्मूलेज हैं सर, उन फॉर्मूलेज को चलो याद कर लें, बड़ी मुश्किल से तो याद होंगे, फिर फॉर्मूलेज याद करके उनको रिकलेक्ट करके सवालों में अप्लाई करना, इन सब चक्कर में जब अपन आ जाते हैं, इस वजह से हम ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा दूर होने लगते हैं। बट बेटा, इसके साथ एक प्रॉब्लम है। ऑल्दो ट्रिग्नोमेट्री की अगर आईआईटी में वेटेज देखो, स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, है ना, इस टॉपिक से आने वाले सवालों की वेटेज देखूं तो वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मैं जेई मेंस की बात करूं या जेई एडवांस, मेंस में एक सवाल आ जाता है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कंपाउंड एंगल की, है ना। हम इस ट्रिग्नोमेट्री वाले में भी सब पार्ट्स लाएंगे बेटा, ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 भी आएगा। अभी हम कवर करेंगे कंपाउंड एंगल्स, बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करूं तो ट्रिगो आइडेंटिटीज यार ज्यादा यूज नहीं, ज्यादा पूछा नहीं जाता है आईआईटी में, है ना। अगर मैं बात करूं जेई एडवांस या जेई मेन की, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वेटेज है ना, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। बट फिर भी क्यों हम इसे इतने गौर से पढ़ते हैं और इस पर क्यों इतना फोकस करते हैं, इसका एक सिंपल सा रीजन है, इसका यूज आगे आने वाले टॉपिक्स में। क्लास 11th की बात करूं तो क्लास 11th में इसका यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ऑल्दो कोई बच्चों बहुत इन डेप्थ यूज नहीं है, एकदम बेसिक सा यूज है, और वो बेसिक सा यूज आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है कि आपको कितने फॉर्मूले याद हैं। अब बेटा, सिर्फ फॉर्मूले याद होने से नहीं होगा, उनका थोड़ा एप्लीकेशन तो आना चाहिए ना। जैसे बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इस टॉपिक का थोड़ा सा यूज आता है। जैसे अगर आपको याद हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला आता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वेयर m1 एंड m2 आर स्लोप ऑफ द टू लाइंस, करेक्ट। तो उसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, बाकी पैरामीट्रिक में थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, बट बच्चों वो बड़ी बेसिक होती है ना। उससे ये मतलब नहीं है कि इसमें हम कच्चे हैं तो वो भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। बट इसका यूज जो 12th में है वो बहुत वाइड है, बहुत वाइड। मैं बात करूं स्टार्टिंग 12th की, फंक्शन से स्टार्टिंग होती है बच्चे, है ना, फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्री लग जाती है, फिर आईटीएफ आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनोसिटी, इन सभी इंटीग्रेशन, इन सभी में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। क्या सर बहुत गहरा यूज है? क्या बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा? नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। यूज है, डेफिनेटली यूज है, अच्छा यूज है, बट वो ऐसा नहीं है कि अचीवेबल नहीं है। इट इज अचीवेबल, और उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत इन डेप्थ आना चाहिए, ऐसा भी नहीं। जो मैं आपको जिस क्रम में बता रहा हूं बच्चों, उसी को फॉलो करना, आपकी चीजें ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगी। जितना मैं बोल रहा हूं बस उतना उतना फॉलो करते जाओ। देखो बच्चों, हर चीज ट्रस्ट पर होती है ना। ट्रस्ट के बिना कुछ भी नहीं है। हम बचपन में मम्मी पापा गोदी में लेके खिलाते नहीं है हम लोगों को ऐसे, बस जब अपन बहुत छोटे होते हैं यूं उछालते हैं, फिर गोद में लेते हैं, अपन कितना खुश होते हैं, चेहरे पे कितनी मुस्कान आती है। यार सोचो, माँ बाप ने हमें ऐसे हवा में उछाला, छोटे हैं हम हंस रहे हैं, किस बिना पर, किस बेस पर हंस रहे हैं कि यार जब मैं नीचे आऊंगा तो पापा कैच कर लेंगे या मम्मी कैच कर लेंगे, है ना, गोद में आ जाऊंगा उनकी। ये भरोसा ही तो है ना। तब ट्रस्ट दिखाया तो देखो चीजें हुई सही या नहीं हुई, मजा आया या नहीं, हंसी आई थी चेहरे पे या नहीं आई थी तब। सिमिलरली बस तुम मेरी बातों पर भी इसी प्रकार का एक बार ट्रस्ट दिखा करके देखो, उसके बाद तुम्हारा इस टॉपिक या पूरी मैथ्स में कोई डाउट आने ही नहीं वाला। क्लियर है? तो जितना जितना जो बोल रहा हूं उन पर ही फोकस करना, और बहुत ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि मैं सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। राइट? तो चलो यार, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं और इस सफर को बहुत ब्यूटीफुल बनाएंगे। चलिए, सवालों के थ्रू और कंसेप्ट्स के थ्रू। सबसे पहले कुछ जो बेसिक चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद धीरे धीरे आप करते रहना। ठीक? जैसे अपन बच्चों बात करें तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट का ज्ञान देना चाहूंगा। क्वाड्रेंट का ऑल्दो आप सबने पढ़ रखा है इसे, है ना, ऑल्दो सब पढ़ रखा है, बट कुछ सिखाना चाहता हूं। क्वाड्रेंट, है ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 0 to 90 फर्स्ट, 90 to 180 सेकंड, 180 to 270 थर्ड, और 270 से 360 फोर्थ, है ना। ये बेसिक होता है। अब बच्चों जरा देखना, कुछ सिखा रहा हूं, जैसे सवालों के थ्रू ही सिखा रहा हूं, है ना। इफ cos थीटा बराबर लेट से है 1/√2, है ना, cos थीटा बराबर 1/√2, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, -1/√2 कर देता हूं, थोड़ा और बढ़िया बन जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशंस इन -2π से 2π, है ना। ये मैंने आपको सवाल दे दिया। ऑल्दो आप सभी को ग्राफ्स भी आते हैं ना, आप बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द जनता, जो मेरा बिलीफ है 95-97% ऑफ द जनता इसको ग्राफ से करती है ना, वो ग्राफ वाला सिस्टम करती है। बट मैं आपको इससे भी ब्यूटीफुल और ग्राफ से भी इजी बताने जा रहा हूं एक चीज। मतलब अगर आपको साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टैन का, सेक का, कॉट का, कोसेक, ऑल्दो वो याद होना चाहिए। बट मान लो किसी कारणवश आप ग्राफ भूल भी गए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको ऐसा ब्यूटीफुल मेथड सिखाने जा रहा हूं जिसको मेरे बच्चे किस नाम से जानते हैं, रंगोली मेथड, है ना, जिसको मेरे बच्चे जानते हैं रंगोली मेथड। कि सर तो क्लास में रंगोलियां बनाते हैं, गोल गोल चक्कर घुमाते रहते हैं ना। चलो अब समझना है इस मेथड को यार, बहुत ब्यूटीफुल मेथड है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली। cos थीटा -1/√2, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इन -2π से 2π, यानी -2π से 2π में कितनी जगह cos थीटा -1/√2 होगा, वो आपको बताना है कितनी जगह, और किन किन थीटा पर होगा वो भी आपको बताना है। ठीक, तो जरा सिंपल सा ज्ञान समझना, थोड़ा सा मैं आपको देता हूं। फोकस कर रहा हूं। cos थीटा है -1/√2, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहली स्टेप होती है जो एक सूडो एंगल। सूडो एंगल इज अ थिंग जो एग्जिस्ट करती नहीं, जैसे सूडो फोर्स, इट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, इन द रियल वर्ल्ड। वो सिर्फ सवालों को इजी करने के लिए होता है। तो एक सूडो एंगल है ना, एक सूडो एंगल है, लेट से मैंने ले लिया सूडो कॉस अल्फा, है ना, जिसमें मैंने क्या करा बच्चे, माइनस साइन हटा दिया। अब सूडो एंगल कब लेना पड़ेगा, जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निगेटिव दे रखी है। जैसे दे दिया tan थीटा -√3, cos थीटा -√3/2, sin थीटा -1/√2 या -1, मतलब
ये सूडो एंगल मानने की आवश्यकता कब, ये मेथड हर जगह यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव दिया हो या नेगेटिव दिया हो, बट सूडो एंगल मानने की आवश्यकता कहां आएगी, सूडो एंगल हमें कहां मानना पड़ेगा, वहां पर जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव दी हो, जैसा कि इस केस में। तो आपने एक सूडो एंगल मान लिया cos अल्फा बराबर 1/√2। तो जैसे ही cos अल्फा बराबर +1/√2 आता है, आप सभी के मन में क्या आता है, बताओ जरा, आप सभी के मन में क्या आता है, सर 45 डिग्री। यस, आता है या नहीं आता 45 डिग्री, आप सबके मन में आता है सर अल्फा बराबर π/4, विच इज राइट, है ना, अल्फा बराबर π/4 आप सबके मन में आता है। चलो ये आ गया, ये बेसिक आ गया। अब कुछ लिखा रहा हूं यार, जो आपको लिखना भी है ना, जो आपको लिखना भी, सिंपल सी कुछ कुछ चीजें हैं, जो जो बोलता जा रहा हूं वो प्लीज फॉलो करें, है ना। देखो, सूडो एंगल मान लिया, सूडो एंगल कब मानना है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव दिया, अदरवाइज सूडो एंगल मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 1 पे, है ना। इफ, और अगर सूडो एंगल मान भी रहे हो तो तुम सब में मान लो, बट जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होगा वहां सूडो एंगल क्या मानोगे, जैसे मान लो यहां पर है नेगेटिव cos थीटा बराबर -1/√2, तो एक सूडो एंगल माना अल्फा, तो cos अल्फा की वैल्यू नेगेटिव साइन हटा दो, तुम्हें हमेशा सूडो एंगल में जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है विद अ पॉजिटिव साइन। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर वैल्यू नेगेटिव दी हो या पॉजिटिव भी दी हो, आपको एक सूडो एंगल मानना है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। याद रखना क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव। तो यहां cos थीटा -1/√2 दिया था, तो मैंने cos अल्फा मान लिया विच इज +1/√2। अगर cos थीटा +1/√2 दिया होता तब भी मैं एक सूडो एंगल मान लेता cos अल्फा बराबर +1/√2, है ना। सूडो एंगल मान लो, तुम दोनों केस में मान लो ताकि कंफ्यूजन ना ऐसे पैदा हो। बट सूडो एंगल की क्या खास बात है, जो ओरिजिनल सवाल में है, अगर ओरिजिनल सवाल में नेगेटिव है ट्रिगो फंक्शन की वैल्यू, तो सूडो एंगल में पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अब देखना, इफ, देखते जाना, इफ, अब इससे पहले एक और चीज मुझे बताना, ओरिजिनली cos थीटा है -1/√2, ओरिजिनली cos थीटा है -1/√2। कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं, cos थीटा बराबर -1/√2 में बच्चों कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं जरा बताना। सर नेगेटिव ASTC, थीटा cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव, पहले में सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टैन और कॉट, चौथे में कॉस और सेक। यस सर, यानी ये बनेगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही। यानी थीटा या तो सेकंड में आएगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो हमारा पक्का हो चुका है। क्लियर, अब देखते जाओ, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, जो कि यहां तो सेकंड और थर्ड में आ रहा है, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई भी दिक्कत नहीं, सीधे लिखो थीटा बराबर अल्फा, थीटा बराबर अल्फा। देखते जाना, इफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सिंपल डायरेक्टली लिखो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। तीसरा, इफ थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, लिख लेना यार ये, है ना, लिख लेना, इफ थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा, है ना। सेकंड में पाई से छोटा पाई माइनस अल्फा, थर्ड में पाई से ज्यादा पाई प्लस अल्फा। फोर्थ, इफ थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट तो थीटा हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। अब ये याद रखो, है ना, ये बेसिक सी थीम याद रखो, कोई भी परेशानी आने नहीं वाली। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा बराबर अल्फा, थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस अल्फा, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 2 पाई माइनस अल्फा। हमारे केस में थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड और थर्ड, यानी पाई माइनस अल्फा और पाई प्लस अल्फा, है ना। अब देखो, गोल चक्कर बनाने जा रहा हूं, अब देखते जाना, यहां पर ही असली गेम है। ये सब बहुत आसान है, सूडो एंगल मानना, cos थीटा नेगेटिव है तो कौन कौन से कोड ASTC के अकॉर्डिंग जज कर लेना, बड़ा आसान है, ये नोट भी याद करना आसान है। अब देखते जाना, ओरिजिनल सवाल में मुझे बताओ cos थीटा
निगेटिव है या पॉजिटिव? सर निगेटिव, ओरिजिनल सवाल, बिल्कुल सही। निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है कॉस? सेकंड में और थर्ड में, बिल्कुल। तो सेकंड और थर्ड में कॉस निगेटिव होता है। सवाल, हर सवाल के अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनेगा, हर सवाल, ग्राफ नहीं, हर सवाल के अकॉर्डिंग ये रंगोली बनेगी, है ना भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में येलो बना दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में एक लाइन बना दी, और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में बना दी। ओरिजिनल सवाल में कॉस को निगेटिव दिया हुआ था, इसलिए एक लाइन बना दी सेकंड और एक लाइन बना दी थर्ड। व्हाई? बिकॉज कॉस इज निगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इतना काम हुआ। इसके बाद बच्चों रंगोली बनाना स्टार्ट करो, है ना। शुरुआत होगी जीरो से, शुरुआत होगी यहां जीरो से, जीरो से शुरुआत हुई, ये आप गए, ये हुआ एक चक्कर, ये एक चक्कर नहीं आधा चक्कर। जीरो से शुरू करा, यहां पर आ गए आप पाई, जीरो से शुरू करा आप आ गए पाई। क्या एक बार काट दिया इसने? क्या एक बार इसने इसको काट दिया है, हाँ या ना? अगर इसने एक बार इसको काट दिया है तो आपको क्या करना है? सिंपली सबसे पहली बार ये जब आप गोल चक्री बनानी शुरू कर रहे हो, यानी रंगोली बनाना जब आप ऐसे शुरू कर रहे हो, तो आपने जो लाइन बनाई है, ये चक्री, ये गोल चक्कर, उस लाइन को पहली बार जहां पर काटेगा वो वैल्यू तुरंत लिख लेना। ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस पाई बाय 4, हाँ या ना? क्या होता है भाई? पाई माइनस पाई बाय 4 सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये क्या आ गया? 3 पाई बाय 4। ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये पहली कटिंग की वैल्यू है, जब मेरा रंगोली लाइन को पहली बार काटेगा। तो पहली बार इसने काटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या आएगा? पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज 3 पाई बाय 4। बोलो कोई डाउट है? चलो अब चक्री को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। ये ऐसे चला गया 2 पाई, चला गया कहां? 2 पाई। ये चला गया 2 पाई। अब बेटा इसने दूसरी जगह काटा लाइन को, काटा या नहीं काटा? दूसरी जगह लाइन को काटा। जहां इसने दूसरी जगह लाइन को काटा है, एक सेकेंड, जहां इसने लाइन को दूसरी जगह काटा है बच्चों, वो भी एंगल मार्क कर देते हैं। जहां इसने दूसरी जगह काटा है, इस जगह काटा। ये किस क्वाड्रेंट में? चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है? सॉरी, तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई प्लस अल्फा, यानी पाई प्लस पाई बाय 4। पाई प्लस पाई बाय 4, इसका मतलब ये आ गया बच्चों हमारे पास 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाय 4। बोलो कोई डाउट है? ये पॉइंट आ गया 5 पाई बाय 4। चलो अभी हम जीरो काटा, पाई काटा, 2 पाई काटा, है ना। आ गए, एक चक्कर घूम लिया पूरा, जीरो से 2 पाई। ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग काम करना है। इंटरवल है -2 पाई से 2 पाई, तो अपन ने जीरो से स्टार्ट किया, पाई आए, पाई से वापस स्टार्ट किया, 2 पाई आ गए। बट अभी काम बच रहा है, जीरो से -2 पाई वाला काम बच रहा है। तो हम क्या करते हैं बेटा, आपको ये कन्वेंशन हमेशा याद रखना चाहिए, और याद होगा भी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को निगेटिव। अब हमें निगेटिव टुकड़ा कवर करना है, जीरो से -2 पाई कवर करना है, तो अब हमें क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो हम ऐसे घूम जाते हैं, ये लो, जीरो से आ गए पाई, पाई से आ गए 2 पाई। उल्टा घुमाऊं, जीरो अंदर की तरफ घुमाओ, क्लॉकवाइज बच्चों, है ना। पहले रंगोली बनाई एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज, जीरो से पाई और फिर पाई से 2 पाई। बोलो कोई डाउट है? फिर पाई से 2 पाई। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसे ट्रिकी बनाते हैं। इंटरवल को अपन ले लेते हैं, चेंज कर देते हैं इंटरवल को। इंटरवल ले लेते हैं -2 पाई से, -2 पाई से लेट से चलो ले लेते हैं 3 पाई। कोई दिक्कत नहीं, चलो एक ही सवाल में सब कवर हो जाएगा। 3 पाई ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब रंगोली बनानी है, पूरी बनी नहीं है। जीरो से पाई, पाई से 2 पाई कवर हो गया। अब मुझे 3 पाई तक जाना है ना। तो 2 पाई के बाद एक चक्कर और लगा लिया, ये लो आप आ गए यहां पर 3 पाई, यहां पर आ गए आप 3 पाई। और आधा चक्कर कितना होता? 2 पाई प्लस पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 ऐसे जोड़ता है, क्योंकि 90 का होता है ना क्वाड्रेंट। ठीक, चलो अब इनकी वैल्यूज। तो सोल्यूशन कितने आए, क्या आप बता सकते हो कितने सोल्यूशन आए यहां पर? हाँ सर बता सकते हैं ना। एक जगह काटा, 2 जगह काटा लाइन को, 3 जगह काटा रंगोली ने, 4 जगह काटा और 5 जगह काटा। इसका मतलब सर 5 सोल्यूशन आए।
बिना ग्राफ के काम हो गया है, सिर्फ रंगोली बना के काम हो गया है। आ गए 5 जगह काटा, आ गया बेटा इस इंटरवल -2π से 3π में इसने 5 जगह काटा, मेरे पास आ गया है ना 5 जगह। चलो आ गया 5 जगह भाई। अब इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो वैल्यूज में एक छोटी सी ट्रिक है, बस याद रखना। सबसे पहले आपको ये वैल्यू तो मालूम ही है, ये वाली वैल्यू तो आपको मालूम है, ये वाली वैल्यू तो आपको मालूम है, और आपको कौन सी वैल्यू मालूम थी, पहले चक्कर वाली, यानी ये। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा फोकस करना, मुझे ये वैल्यू पता करनी है, ये वाली है ना, ये पहली वैल्यू के आगे है या पीछे है, आगे है, आगे है या नहीं है। तो जब ये पहली वैल्यू के आगे होगी तो क्या करोगे आप, पहली वैल्यू के आगे होगी तो 2π जोड़ दोगे। क्या करोगे आप, 2π जोड़ दोगे। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 3π/4 में 2π जोड़ दिया। जो पहली वैल्यू कहां से आएगी, पहली वैल्यू बच्चों यहां से आएगी। तुमने ओरिजिनल सवाल देखा, ये आया सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में तो लाइन बना दी सेकंड और थर्ड में, ये आता फर्स्ट और फोर्थ में तो लाइन बनाते पहले और चौथे में, ये आता पहले और दूसरे में तो लाइन बनाते पहले और दूसरे में। इस तरीके से लाइन बना दी, चक्री बनानी शुरू करी, जहां पहली जगह काटे उसमें ये नियम फॉलो होंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट तो π - अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट π + अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट 2π - अल्फा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो जो अल्फा वही थीटा। क्लियर, इस तरीके से काट दिया। अब ये पहला पॉइंट था जहां काटा था, सेकंड पॉइंट इसके, एक पॉइंट इसके आगे है, तो आगे वाले को लिखेंगे ओरिजिनल प्लस 2π, जो इसकी वैल्यू थी उसमें 2π जोड़ दो। और ये वाला पॉइंट इसके पीछे है, ये वाला पॉइंट इसके पीछे है, तो इसकी वैल्यू -2π, तो इस पॉइंट की वैल्यू होगी 3π/4 -2π। क्या होगी इस पॉइंट की वैल्यू, 3π/4 में 2π घटा दिया, क्योंकि ये पीछे जो आगे है उसमें 2π जुड़ेगा, जो पीछे है उसमें 2π घटेगा, सिंपल सी ट्रिक। तो अब मुझे बता दो इस पॉइंट की क्या वैल्यू आ जाएगी। सर ये 5π/4 है, ये 5π/4 के पीछे है, ये पीछे है, यानी 5π/4 में, यानी 5π/4 में सर 2π घटा दो, आ गया आंसर। अब ये तो आप कर सकते हो, एक पॉइंट आया 3π/4, 5π/4, उसके बाद जो ये वैल्यूज आई है ना, सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके ये निकाल लेना आंसर। कितना इजी और सरल ट्रिक है, इससे इजी कोई भी मेथड नहीं एग्जिस्ट करता, बिलीव मी। बना लो ग्राफ, आप बना लो, बट इससे इजी कुछ भी नहीं है रंगोली मेथड, है ना, देख लो भाई, है ना, क्लियर है। चलो एक और उदाहरण सिंपल सा ले लेते हैं। अगर लेट से tan थीटा मैंने दे दिया तुमको -√3, tan थीटा दे दिया मैंने -√3। एक और, अब की बार पॉजिटिव ले लूं या निगेटिव रखूं, जैसा आप लोग बोलो। चलो पॉजिटिव ले लेते हैं क्योंकि निगेटिव का रख रखा है, तो tan थीटा ले लिया √3। तो अब एक आपको सूडो एंगल मानना है, tan अल्फा बराबर √3। इसके हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं इन इंटरवल लेट से -3π/2 से लेकर के 2π, -3π/2 से लेकर के 2π के बीच में निकाल रहे हैं। ठीक, tan अल्फा बराबर -√3। चलो अब बात करते हैं tan अल्फा बराबर -√3 की, सॉरी tan अल्फा बराबर +√3। तो मैंने क्या कहा था, एक सूडो एंगल मानना है आपको, है ना। यहां tan थीटा √3 है, पॉजिटिव है, तो सूडो एंगल भी पॉजिटिव मान लो, tan अल्फा बराबर √3 मान लिया। अब ओरिजिनल सवाल के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर होंगे, ओरिजिनल सवाल के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर होंगे, tan थीटा पॉजिटिव, सर एक तो फर्स्ट होगा और एक थर्ड होगा। ओरिजिनल सवाल tan थीटा √3 तो पहला क्वाड्रेंट कवर हुआ, और ASTC थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट आ गए अपने पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा बराबर अल्फा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/3, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/3, करेक्ट। थर्ड क्वाड्रेंट थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा, क्या होता है, थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आई थी, अल्फा की वैल्यू तो यहां से π/3 आ गई थी, tan अल्फा बराबर √3, tan 60 √3 होता है। थीटा क्या आया, पाई प्लस अल्फा विच इज पाई प्लस π/3 विच इज 4π/3। इस तरीके से आपने बना लिया। इसके बाद आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से रंगोली बनाने का कार्यक्रम, यहां पर आपने बना दिया। उसके बाद लाइन, कौन कौन से क्वाड्रेंट, पहला और तीसरा, यानी लाइन बनेगी पहले में और किस में बनेगी, तीसरे में। ये आपने बना दी बच्चों 2 लाइन, है ना, इजी है, ये बना दी आपने 2 लाइन। ठीक, क्वाड्रेंट, ओरिजिनल सवाल के क्वाड्रेंट के मुताबिक। अब चलो गोल चक्कर काटना शुरू करते हैं। मुझे जाना है 0 से 2π, पहले तो 0 से 2π, पाई
0 पाई, ये रहा 2 पाई, 0 पाई और ये रहा 2 पाई। इंटरवल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 0 हो गया, पाई हो गया और 2 पाई हो गया। ठीक, पहली बार जहां काटा वो बनेगा π/3, वो लिखा हुआ है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट आ गया π/3। दूसरी बार जहां काटा वो हो गया, देख लो कौन सा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, पाई प्लस π/3 विच इज 4π/3। ठीक है यार, काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो 0 से 2 पाई चक्कर हुआ है, अभी मुझे 0 से -3 π/2 भी जाना है। तो ये गए सर -π/2, है ना, क्लॉकवाइज -π/2, फिर ये सर -π और फिर -π/2 और जोड़ दिया तो यहां पर आ गए -3 π/2। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम? तो एक चक्कर सॉरी एक क्वार्टर जो होता है वो 90 का होता है, π/2 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 π/2, इस तरीके से सिंपल सा कंसेप्ट है। एक जगह और कट किया, इस पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आगे वाले की 4π/3 है, ये इसके पहले है, ये इसके पीछे है, तो इसकी वैल्यू 4π/3 - 2 पाई। ये लो सवाल खत्म। वैल्यूज भी आ गई, सॉल्यूशंस भी आ गए, इतना ही इजी है। अभी तक आपको बहुत डाउट्स आते होंगे इसमें, बट आप कोई भी डाउट्स मत लो, जो मैंने प्रोटोकॉल बताया बस बच्चों उसको आंख बंद करके फॉलो कर लो। अब प्रैक्टिस के लिए आप सवाल कर लेना अपनी मर्जी से, है ना, अपनी मर्जी से प्रैक्टिस के लिए सवाल कर लेना और आप चेक कर लेना, आपका जवाब एकदम सही आएगा। ये ट्रिक इज द बेस्ट ट्रिक, जिसको मैं रंगोली मेथड बोलता हूं। कोई डाउट है? ये देख लो, ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। ओरिजिनल पॉइंट 2 आएंगे, 2 आए ओरिजिनल पॉइंट के, ओरिजिनल क्वाड्रेंट की बेसिस पर 2 पॉइंट आ गए जहां काटा। अब वो 2 पॉइंट आ चुके हैं, वो वैल्यूज है ही हमारे पास, उसके आगे और पॉइंट है तो 2 पाई जुड़ेगा, उसके पीछे एक पॉइंट है। तो अब सोचो बच्चों, यहां अगर एक और चक्कर होता, यहां एक और चक्कर होता और मान लो यहां काट रहा होता, मान लो अगर यहां और काट रहा होता, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या आती, पीला वाला पॉइंट प्लस 2 पाई। ऑब्वियसली हर पॉइंट के आगे वाला पॉइंट, हर पॉइंट के आगे वाला पॉइंट 2 में 2 पाई जुड़ेगा और हर पॉइंट के जस्ट पीछे वाले पॉइंट में 2 पाई घटेगा। फिर से बोल रहा हूं, हर पॉइंट के जस्ट आगे वाले पॉइंट में 2 पाई जुड़ेगा और हर पॉइंट के जस्ट पीछे वाले पॉइंट में 2 पाई घटेगा। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्लियर है? चलो यार, ये हो गया। और कुछ बेसिक फॉर्मूले जो अब हम सवालों में यूटिलाइज करने वाले हैं, वो आप सबको ऑल दो आते भी हैं, बस एक बार रिकॉल करवा देता हूं। sin 2 थीटा is 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये तीनों ही फ्रीक्वेंटली यूज होते रहते हैं अपनी अपनी सवालों के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। फिर बच्चों आ जाता है tan 2 थीटा, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस तरीके से होता है। फिर आपने पढ़ा होगा सब साइन ऑफ a प्लस बी, है ना, साइन ऑफ a प्लस बी पढ़ा होगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन भी, है ना। ये बेटा फॉर्मूले, ये बच्चों याद करने ही पड़ेंगे, मैंने भी करे थे, तुम्हें भी करने पड़ेंगे, इसका जेन्युइनली कोई इलाज नहीं है ना। और ये आप इतना फ्रीक्वेंटली फिजिक्स में भी यूज करने लग जाते हो कि इवेंचुअली ये आपको फिर याद हो भी जाते हैं, इतना ज्यादा हम फिजिक्स में यूज करते हैं इनको। कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, याद करने के तरीके हैं। कॉस में जो साइन बीच में है उसका उल्टा यहां पर है, साइन में जो साइन बीच में है वही साइन यहां पर है, कॉस ए प्लस बी। साइन में साइन कॉस आता है, कॉस में कॉस कॉस साइन साइन आता है ना। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी, ये आपको यार ये तो बच्चों याद करने ही पड़ेंगे, है ना। कॉस ए कॉस बी प्लस, बीच में माइनस साइन है इसलिए यहां पर प्लस आ गया ना। ये कुछ बेसिक जो यूज होने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए। एक बेसिक जो आइडेंटिटी यूज होती है वो होती है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। बच्चों ये आइडेंटिटी याद रखना है, बड़ी काम की आइडेंटिटी है, बड़ी काम की आइडेंटिटी। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा, इज 1/4 साइन 3 थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस, ये प्रोडक्ट में होंगे, 3 साइन या 3 कॉस प्रोडक्ट में होंगे, एक थीटा एंगल होगा, एक 60 माइनस थीटा और एक 60 प्लस थीटा, तो आंसर आता है 1/4 कॉस 3 थीटा।
सिमिलरली tan के लिए होता है, आपको दिख ही रहा है, दोनों को डिवाइड करा दो, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को डिवाइड करा दो, तो बन गया tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा। इसमें 1/4 गायब हो जाएगा, इसमें आ जाएगा डायरेक्टली क्या, tan 3 थीटा। क्या आ जाएगा डायरेक्टली, tan 3 थीटा। ये कुछ आइडेंटिटी है जो फ्रीक्वेंटली यूज होती रहती है। प्रोडक्ट 3 साइन 3 कॉस या 3 tan, जिसमें एक एंगल थीटा है, एक 60 माइनस थीटा, एक 60 प्लस थीटा। साइन में बनता है 1/4 साइन 3 थीटा, कॉस में बनता है 1/4 कॉस 3 थीटा, टैन में बनता है डायरेक्टली tan 3 थीटा, वो 1/4 नहीं आता। सवालों पर आते हैं बच्चों, रिकॉल करने की कोशिश करना फॉर्मूलेस। ये बेसिक फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, इन्हीं पर आधारित सवाल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस वेरिएशन के सवाल आते हैं। अब बहुत सारे वेरिएशन हैं इसमें, बट जो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले वेरिएशन है, उन वेरिएशन को दिमाग में फिट कर लो। अगर टेक्निक फिट कर ली, अगर टेक्निक दिमाग में फिट हो गई, तो कोई भी नया सवाल आएगा, आपको पता है कि मैंने ये टेक्निक पढ़ी हुई है, तो मैं इस टेक्निक का यहां पर इस्तेमाल कर सकता हूं। टेक्निक ही नहीं आती होगी तो नया सवाल आएगा तो चमकेगा ही नहीं कि क्या करें। इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन द टेक्निक दैट योर टीचर इज टीचिंग यू। तो मेरी टेक्निक पर बस भरोसा रखना और करते जाना। ठीक, ये सवाल है यार, है ना। अब ये सवाल बड़ा ही सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं एक और चीज आपको जरा बताना चाहता हूं, जरा फोकस कर लेना, फिर ये सवाल पे कर लेंगे अपन बात, है ना। यहां पर थोड़ा सा बताता हूं आपको, देखते जाना, है ना। कभी कभी बच्चों क्या होता है, नीचे साइन का प्रोडक्ट होता है ना, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा होता है डिनोमिनेटर में। वेरिएशन, ये इस वेरिएशन का सवाल आता है, मैनिपुलेट करके डिनोमिनेटर में क्या बन जाता है, साइन अल्फा और साइन बीटा, है ना। ऊपर कुछ भी हो सकता है, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, या नीचे बन जाता है साइन अल्फा कॉस बीटा, या नीचे बन जाता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, है ना। ये चीज बन जाती है। अगर सॉल्व करते करते सवाल को इस प्रकार की शक्ल बन गई, तो फिर क्या अपन को करना है, ये मैं सिखाने जा रहा हूं। मान लो ये शक्ल बन गई, लैम्डा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, लैम्डा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, लैम्डा अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, देन व्हाट यू नीड टू डू, है ना। सिंपल सी ट्रिक है। और एक और बात बता दूं, अल्फा और बीटा को घटाने पर, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा को घटाने पर कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू आनी चाहिए, है ना। यानी अल्फा माइनस बीटा, या जैसे मान लो अल्फा हो गया π/2 और बीटा हो गया पाई, है ना। छोड़ो π/2 पाई तो आप बोल दोगे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो ना सर। मान लो अल्फा हो गया 3π/8, मान लो अल्फा हो गया 3π/8, अब इसकी वैल्यू तो याद नहीं है। मान लो बीटा हो गया π/8, है ना, लेट से ऐसा हो गया। तो अल्फा और बीटा में एक रिश्ता है, देखो जरा ध्यान से, अल्फा और बीटा का सम है π/2 और अल्फा और बीटा का डिफरेंस है π/4। यानी अल्फा और बीटा में कोई रिश्ता होना चाहिए, है ना। या तो उनको घटाने पर कोई नॉन वैल्यू आ जाए, या तो उनको जोड़ने पर कोई नॉन वैल्यू आ जाए, सॉर्ट ऑफ ऐसा। तो अगर ऐसा हो रहा हो, तब आपको क्या करना है, क्या मैनिपुलेशन करना है, जरा देख लो। सिंपल, साइन अल्फा साइन बीटा है, साइन अल्फा साइन बीटा, आपको कुछ भी नहीं करना। ध्यान रखो, यहां पर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। क्या करना है, बस आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है। किसका करा दो, साइन अल्फा माइनस बीटा का मल्टीप्लाई और साइन अल्फा माइनस बीटा का डिवाइड। क्या करा दो, साइन अल्फा माइनस बीटा का मल्टीप्लाई और साइन अल्फा माइनस बीटा का डिवाइड। इतना सा काम आप करा दो, करा दिया। अब देखो ऊपर क्या बन गया, यहां पर मेरे पास आ गया लैम्डा अपॉन, थोड़ा सा और दूर लिख लेता हूं, यहां पर आपके पास आ गया लैम्डा अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा। ये वैल्यू आ चुकी है, लैम्डा भी कांस्टेंट है और साइन अल्फा माइनस बीटा भी कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि कुछ तो रिलेशन हो गई होगा। अब मेरे पास बचा ऊपर का साइन अल्फा माइनस बीटा, जिसको एक्सपेंड कर लो तो बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आ गया। और नीचे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, नीचे मेरे पास बच्चों पड़ा हुआ है ओरिजिनल सवाल का साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। ध्यान से देखो, साइन अल्फा जुड़ा, साइन कटा, साइन बीटा कटा, ये कुछ ऐसा बन गया। क्या बन गया यार, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बन गया
कॉट बीटा माइनस प्लस कॉट अल्फा, है ना। तो हम इसको बोलते हैं क्रिएटिंग द डिफरेंस ऑफ एंगल्स, डिफरेंस या एडिशन कुछ भी कर सकते हो, क्रिएटिंग द डिफरेंस ऑफ एंगल्स ऑफ द डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर में पड़े हुए एंगल हैं, जैसे अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, इनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दो। यानी साइन अल्फा माइनस बीटा ले लो या कॉस अल्फा माइनस बीटा ले लो, सिंपल सी ट्रिक है, इतना सा काम करना है। अब यहां पर साइन और कॉस है, यहां पर अब साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा है, तो यहां पर किसका मल्टीप्लाई करूं, जो मन हो तुम कर दो कॉस, बट वो तुम्हें चमक जाएगा कि क्या करना बेनिफिशियल रहेगा। डिफरेंस का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, या तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का कर दो, या फिर मल्टीप्लाई कर दो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जो भी बेनिफिशियल हो सवाल के लिए वो उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, साइन अल्फा माइनस बीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड। यहां कॉस अल्फा कॉस बीटा है, यहां पर भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का मल्टीप्लाई और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का डिवाइड। ये एक तगड़ी मैनिपुलेशन है, ये एक तगड़ी मैनिपुलेशन है। इस मैनिपुलेशन से होगा क्या, आपके सवाल में जो डिनोमिनेटर में बड़ा गंदा सा साइन अल्फा साइन बीटा था वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और इवेंचुअली ये बहुत सिंप्लीफाइड बन जाएगा। ये मैं सवालों में लगाऊंगा भी, तो आपको टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं। बताओ भाई, ये टेक्निक क्या समझ में आ रही है सबको। तो जब भी डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट हो, साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, कुछ ऐसा हो, तो जो नीचे वाले एंगल का डिफरेंस है वो क्रिएट करो, है ना। तो नीचे वाले एंगल है अल्फा और बीटा, तो उनका डिफरेंस क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा। अब उसके साथ या तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करा दो या साइन या कॉस अल्फा माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करा दो, अपने सवाल की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। मोस्ट केसेस में साइन अल्फा माइनस बीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। देखो नीचे क्या एंगल थे, अल्फा और बीटा, मुझे पता है अल्फा बीटा में हर बार सवाल बनाने वाला कोई रिश्ता देगा ही देगा, तो मैंने क्या करा, इनका डिफरेंस यानी अल्फा माइनस बीटा हो गया, तो साइन ले लिया उसका, यानी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का मल्टीप्लाई और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का डिवाइड। ये सिंपल सी टेक्निक है। कोई डाउट आ रहा है इसमें, आ रहा हो तो बता दो, नहीं आ रहा चलिए सवाल करते हैं। 1 प्लस टैन अल्फा टैन बीटा, ऐसा कुछ दे रखा है यार, है ना। सबसे पहले अगर आपको टैन में ना चमके, है ना, इस सवाल को करने की दो टेक्निक्स है, मैं दोनों टेक्निक्स आपको बताता हूं। बड़ी ही सिंपल टेक्निक्स है इस सवाल को करने की। देखो सबसे पहले तो 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी दिख रहा है, टैन का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है, तो मुझे कुछ टैन का फॉर्मूला याद आ रहा है यार, कि टैन ऑफ ए माइनस बी होता था टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। जैसे ही मैंने ये टर्म देखी, जैसे ही मैंने देखा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, मेरे दिमाग में चमक गया, ओहो यार ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। अब देखो 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी की वैल्यू बच्चों निकल आई टैन ए माइनस टैन बी अपॉन टैन ऑफ ए माइनस बी। क्या वैल्यू निकल आई, टैन ए माइनस बी अपॉन टैन ए माइनस टैन बी अपॉन टैन ऑफ ए माइनस बी। बस करके देखो यार, ये एक बार करके देखो। अगर तुम्हें शक्ल चमक गई, और शक्ल कब चमकेगी, जब फॉर्मूला याद होगा। अगर फॉर्मूला ही नहीं याद होता तो शक्ल चमकेगी ही नहीं। तो देखो क्या हो गया, ये क्या बन गया, हो गया सवाल खत्म ही हो गया यार। ये लो क्या बन गया सवाल, ये बन गया टैन ए माइनस बी, तो ऊपर आ गया टैन 3 पाई बाय 8 माइनस टैन पाई बाय 8, है ना, और अपॉन में क्या आ गया, टैन ए माइनस बी, 3 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 8 इज पाई बाय 4, इज पाई बाय 4, प्लस यहां पर क्या बनेगा सर, टैन 5 पाई बाय 8 माइनस टैन 3 पाई बाय 8 अपॉन टैन पाई बाय 4, बिल्कुल सही। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, नेक्स्ट टर्म सर बनेगी टैन 7 पाई बाय 8, मतलब इसको लिख रहा हूं मैं, है ना, टैन 7 पाई बाय 8 माइनस टैन 5 पाई बाय 8 अपॉन इनका भी डिफरेंस क्या आया नीचे, टैन पाई बाय 4। अगली क्या बनी, टैन 9 पाई बाय 8 माइनस 7 पाई बाय 8 अपॉन टैन, सॉरी माइनस यहां पर नहीं आएगा, टैन 9 पाई बाय 8
माइनस tan 7π/8, बगल में लिख रखा है यार मैंने, क्या यूज किया है, अपॉन tan π/4। ध्यान से देखो बेटा, सबका डिनोमिनेटर सेम है, सभी का डिनोमिनेटर है tan π/4। देखो बेटा, tan 3π/8 से tan 3π/8 कट गया, tan 5π/8 से tan 5π/8 कट गया, tan 7π/8 से tan 7π/8 कट गया, क्या बचा, tan 9π/8 माइनस tan π/8, क्या बचा आपके पास, tan 9π/8 माइनस tan π/8 बटे tan π/4 विच इज 1, ऑब्वियसली विच इज 1। ये बचा ही नहीं बचा। अब tan 9π/8, अब कुछ बच्चे यहां भी अटक जाते हैं, है ना, कुछ बच्चे यहां भी अटक जाते हैं, है ना, कि सर ये तो वैल्यू ही नहीं पता है, वैल्यू याद ही नहीं है ना। जरा बेटा फोकस करना, जब भी ऐसी स्टेज पर आकर के अटको जहां पर आपको नहीं चमक रहा है वैल्यू क्या है इसकी, तो क्या सोचा करो, जो एंगल्स दे रखे हैं ना, जो एंगल्स आए हैं इवेंचुअली, इनको जोड़ के या घटा के देख लिया करो, कोई ना कोई रिश्ता जरूर आता है। मेरी बात ध्यान रखो, जब भी ऐसे वियर्ड एंगल आ जाए जहां आकर के आपने सिंप्लीफाई करा, इतनी मेहनत करी, बट सर अब तो मैं यहां आके अटक गया, अब क्या करूं, तो एक बार उन एंगल्स का सम या डिफरेंस करके देख लिया करो। जैसे तुम्हें चमक रहा होगा कि 9π/8 और π/8 का जो डिफरेंस है, जोड़ के या घटा के, 9π/8 और π/8 का जो डिफरेंस है वो है पाई, 9π/8 और π/8 का जो डिफरेंस है वो है पाई। हो गया काम बच्चों, हो गया। मैं 9π/8 को क्या लिख सकता हूं बेटा, इसी रिश्ते से पाई प्लस π/8 नहीं लिख सकता, पाई प्लस π/8, क्योंकि इनका डिफरेंस पाई है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या बन गया ये, tan 9π/8 को लिख दिया पाई प्लस π/8 माइनस tan π/8 और नीचे है 1, tan 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा, ये लो ये उड़ गया और ये लो ये उड़ गया, हो गया सवाल खत्म। tan 180 प्लस थीटा इज tan थीटा, आंसर आ गया इस सवाल का 0, आंसर सिंपली आ गया इस सवाल का 0। कोई डाउट हुआ, किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा, करना ही नहीं पड़ा होगा। तो ये था, ये कितना ब्यूटीफुल सवाल था जिसमें मैंने शक्ल को पहचाना और शक्ल के बेसिस पर ये कर दिया। एक और मेथड है इसको करने का, विच इज अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग इट इन साइन एंड कॉस। जरा ऑब्जर्व करो मेरे साथ, फिर आप कोशिश करना खुद से कर लोगे। जैसे ही साइन कॉस में करोगे, है ना, तो बनेगा कॉस ए, एलसीएम लोगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कौन सा फॉर्मूला होता था ये, सर ये तो होता था कॉस ए माइनस बी, बिल्कुल सही। तो ऊपर हर जगह आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, वो हो गया π/4, क्योंकि ए माइनस बी की वैल्यू π/4 आ रही है, वो बन जाएगा लैम्डा, तो वो बाहर आ गया। नीचे क्या बचा, यहां क्या बचा, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस 3π/8 कॉस π/8, 1 अपॉन कॉस 5π/8 इंटू कॉस 3π/8, यहां क्या बचा 1 अपॉन कॉस 7π/8, 1 अपॉन कॉस 5π/8, यहां कॉस 9π/8, 1 अपॉन कॉस 7π/8। एक यहां पर बता देता हूं क्या बचा, यहां पर आपके पास बचेगा, ऊपर आ जाएगा बेटा कॉस ऑफ इन दोनों का डिफरेंस 3π/8 माइनस π/8 विच इज π/4, और यहां पर आपके पास आ जाएगा कॉस 3π/8 और कॉस π/8, है ना, और ये तो कांस्टेंट सब में बाहर आएगा क्योंकि सबका डिफरेंस ही π/4 है, आ गया। अब देखो क्या बन गया, अब मेरे पास बन गया 1 अपॉन एनीथिंग अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस 3π/8 और कॉस π/8, इन दोनों को जोड़ करके या घटा करके एक रिश्ता आ रहा है। तो जोड़ करके वाला तो करेंगे नहीं क्योंकि cos 90 जो होता है वो 0 बन जाता है, तो घटाने वाला करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस घटाने वाला ही करा जाता है, याद रखो घटाने वाला ही करा जाता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है cos π/4। तो अपन क्या करेंगे, रुको मैं आपको बता ही देता हूं यार, ये वाला है ना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, है ना, इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं और मैं आपको बता ही देता हूं क्योंकि सीखना इंपॉर्टेंट है। अब देखते जाना है। तो यार 1 प्लस tan 3 पर एक टर्म बता रहा हूं बस, है ना, एक टर्म बता रहा हूं, फिर आप वो काम सभी टर्म के लिए खुद कर लोगे, है ना, वो काम आप सभी टर्म के लिए खुद कर लोगे। चलो अब बाय चांस अगर मुझे नहीं चमका, मुझे ये शक्ल नहीं चमकी 1 प्लस tan A tan B वाली जो पहला मेथड करा ये नहीं चमका, तो क्या,
तो जब भी कुछ ना चमके, क्लास 10th के बेसिक याद करो, जब कुछ नहीं चमकता था 10वीं कक्षा में, तो आप क्या करते थे? साइन कॉस में कन्वर्ट करते थे या नहीं करते थे? कर दो यार, आंख बंद करके कर दो, बिना किसी टेंशन, बिना किसी लोड के कर दो। क्या आया? साइन 3π/8, साइन π/8, कॉस 3π/8, कॉस π/8, बिल्कुल है ना, कर दिया। चलो एलसीएम लो, क्या आ जाएगा? कॉस 3π/8 कॉस π/8 प्लस साइन 3π/8 साइन π/8 अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉस 3π/8 कॉस π/8, है ना। देख लो यार, अब ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया भी है ऊपर, ये देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। तो यहां पर क्या बन रहा है? शक्ल कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस कॉस साइन साइन, तो कॉस में आएगा, और जो यहां पर है साइन उसका उल्टा, यानी ये बनेगा कॉस ऑफ 3π/8 माइनस, यहां पर लिखता हूं, ये बनेगा कॉस ऑफ 3π/8 माइनस π/8 विच इज 2π/8 विच इज π/4, और अपॉन में cos π/8 cos 3π/8। कोई कठिनाई, कोई परेशानी? सब में cos π/4 आएगा, सब में cos π/4 आएगा। आप आगे वाला भी करके देखना, वो आ गया। मेरे पास बचा 1/cos π/8 इंटू cos 3π/8, ये मेरे पास बचा 1/cos π/8 इंटू cos 3π/8। इनका डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस क्या है? 3π/8 माइनस π/8 विच इज π/4। इनके डिफरेंस का साइन ले लो, इनके डिफरेंस का साइन ले लो, क्योंकि tan या कॉड बन जाएगा। साइन लेने से क्या बन जाएगा? tan या कॉड। किनका? नीचे पड़े हुए एंगल के डिफरेंस का, यानी साइन 3π/8 माइनस π/8 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। यहां मल्टीप्लाई करा दो और डिवाइड करा दो, मल्टीप्लाई करा दो और डिवाइड करा दो डिफरेंस का। तो ये भी π/4 बन गया, cos π/4 अपॉन साइन π/4, नीचे आके tan π/4 बन गया, वो 1 हो गया, है ना। 1/√2 और 1/√2 इवेंचुअली कैंसिल हो गया। अब देखो इसको एक्सपैंड कर दो, साइन ए cos b साइन 3π/8 cos π/8 माइनस cos a cos 3π/8 साइन π/8 cos a साइन ए cos b माइनस cos a साइन b, और अलग अलग कर लो, और अलग अलग कर लो। यहां आ गया cos π/8 और cos 3π/8, और यहां पर भी आ गया cos π/8 cos 3π/8। तो देखो क्या बना, यहां से उड़ा cos π/8 यहां से cos 3π/8 cos 3π/8, आपके पास बन गया tan 3π/8 माइनस tan π/8, और नीचे अपॉन में tan π/4। यार सेम आ गया, tan 3π/8 माइनस tan π/8 अपॉन tan π/4। आ गया या नहीं आ गया? इसी तरीके से आगे वाला हो जाएगा और कैंसिल होता चला जाएगा। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, जिस जॉनर के सवाल आते हैं बेटा, सवाल बहुत आसान आते हैं, डर निकाल दो अपने मन से ट्रिग्नोमेट्री का। अगर फॉर्मूले याद कर लिए, बस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर याद रखो। जैसे 1 + tan a tan b आया, मुझे ये चमका, जब कुछ नहीं चमकेगा मैं साइन कॉस में कर दिया। साइन कॉस में करने के बाद ये फॉर्मेट बन गया, कांस्टेंट अपॉन cos अल्फा इंटू cos बीटा। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, एनीथिंग अपॉन cos अल्फा cos बीटा, एनीथिंग अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा, एनीथिंग अपॉन साइन अल्फा cos बीटा। इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कराओ किसका? नीचे पड़े हुए एंगल के डिफरेंस के साइन का, नीचे पड़े हुए एंगल के डिफरेंस के साइन का सवाल हो गया। क्लियर? दिस वाज वन ऑफ द टेक्निक। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं यार, क्या आने वाला है। चलिए, लेट p बराबर दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 24p। 24p की हमें वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे सवालों में क्या करना होता है यार, ऐसे सवाल ना बड़े कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं कि यार यहाँ साइन 80 है, यहाँ साइन 65 है, यहाँ साइन 35 है, कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, और ये सारे के सारे नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, इनकी वैल्यू तो पता नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी न्यूमरेटर में वियर्ड एंगल हो, डिनोमिनेटर में वियर्ड एंगल हो, टेक्निक याद रख लो, जो सिखा रहा हूं टेक्निक याद रख लो, सिर्फ एक को छेड़ो, या तो न्यूमरेटर को मैनिपुलेट करो या डिनोमिनेटर को मैनिपुलेट करो, किसी भी एक को मैनिपुलेट करो, तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। इधर न्यूमरेटर को मैनिपुलेट करो या डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर को करो
करोगे तो न्यूमरेटर की शक्ल डिनोमिनेटर जैसी बन जाएगी, तो वो कैंसल वैंसल कुछ तो हो जाएगा, है ना। बस याद रखो जब भी न्यूमरेटर में वियर्ड एंगल हो, डिनोमिनेटर में हो, ऊपर प्रोडक्ट हो, नीचे एडिशन हो, ऐसा सॉर्ट ऑफ, तो सिर्फ एक को मैनिपुलेट करो। जैसे मैं सिर्फ अब न्यूमरेटर को मैनिपुलेट करने जा रहा हूं, ओनली न्यूमरेटर, साइन 80 डिग्री, साइन 65 डिग्री, साइन 35 डिग्री, आई एम गोइंग टू मैनिपुलेट ओनली न्यूमरेटर, है ना। तो मैंने क्या करा बच्चों, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करा दिया और 2 का डिवाइड करा दिया, तो मेरे पास क्या बच गया, 2 साइन 65, साइन 35 और 35 और 65 को क्लब कर लिया, क्योंकि 35 और 65 का डिफरेंस 30 आ जाता है, विच इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, है ना। अब साइन 80 को तो बाहर कर लिया मैंने, है ना, साइन 80 को बाहर कर लिया, मेरे पास बचा 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी 10 और ये कॉस 100 आ गया, है ना, 10 9 10 कॉस 100 आ गया। कोई डाउट है? चलो क्या बन गया ये, 1/2 बाहर, अब मल्टीप्लाई करा देता हूं, साइन 80 साइन 80 कॉस 30 माइनस साइन 80 कॉस 100 माइनस साइन 80 कॉस 100। कोई डाउट है? यहां पर भी बच्चों साइन और कॉस का प्रोडक्ट है, वैल्यू अननोन है, कुछ नहीं कर सकते, तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करा दो, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करा दो। क्या बन गया ये, 1/4, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, 2 साइन ए कॉस बी। जब भी साइन साइन मल्टीप्लाई हो, साइन कॉस मल्टीप्लाई हो, कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो, तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करा दिया करो। 2 साइन ए कॉस बी क्या बन गया, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये लो ये आ गया। यहां क्या बचा, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी यानी 180 प्लस साइन ए माइनस बी विच इज साइन ऑफ 80 माइनस 100 विच इज साइन ऑफ -20, है ना। क्या आ गया ये, 1/4 साइन 110 प्लस साइन 50, साइन 180 होता है 0, माइनस साइन का निगेटिव बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस बन गया प्लस, ये आ गया साइन 20। ओहो, यही तो डिनोमिनेटर है, यही तो डिनोमिनेटर है, यानी एनआर की वैल्यू आ गई dr/4, यानी एनआर की वैल्यू आ गई dr/4, तो मेरे पास nr/dr की वैल्यू क्या आ गई, nr/dr की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1/4, सही है ना। nr/dr, p की वैल्यू तो वही है ना, p है, न्यूमरेटर को सॉल्व किया, ये बन जाएगा 1/4, ये और ये कैंसिल, हाँ, nr/dr आ गया 1/4। मुझे क्या निकालना था, 24p, ये किसकी वैल्यू आ गई, p की, तो 24p यानी 24 इंटू 1/4 विच इज 6, ये लो आंसर आ गया आपके पास, है ना। ये लो एक सेकंड चेक कर लेते हैं बेटा, कुछ गड़बड़ ना हुई हो। 2 साइन ए साइन बी, 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 का डिवाइड करा तो 1/4 आ जाएगा, तो ये आ गया, ये वैल्यू पुट कर दी, कैंसिल हो गया, 1/4 एकदम करें। तो देखा बच्चों आपने क्या ब्यूटीफुल अप्रोच है, जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर को छेड़ो और काम हो गया। क्लबिंग ही करनी है, जब भी साइन कॉस मल्टीप्लाई में हो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करा दो, जब भी कॉस और कॉस मल्टीप्लाई में हो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करा दो, जब भी साइन और साइन मल्टीप्लाई में हो तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करा दो। बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं, कन्वर्टिंग सम इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनटू सम, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं। तो देखो मैंने क्या करा, इस प्रोडक्ट को मैंने सम में बदल दिया, इस प्रोडक्ट को मैंने सम या डिफरेंस में बदल दिया। सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलने की साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, इस तरीके से हम सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलते हैं और फिर प्रोडक्ट को हम सम या डिफरेंस में बदलते हैं। ये आइडेंटिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों क्या फ्लेवर आया आपको, मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, फॉर्मूले आप याद करोगे, टेक्निक सिखाने का काम मेरा। आई होप आपको मजा आया होगा, और ट्रिग्नोमेट्री में मैं और भी पार्ट्स लाऊंगा, क्योंकि टेक्निक्स बड़ी सारी हैं, सारी नहीं टेक्निक्स लाऊंगा, वो टेक्निक लाऊंगा जो 12th में यूज होनी है, हर टॉपिक में यूज होनी है और जो आईआईटी में पूछी जानी है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा, इसी जील के साथ बने रहो, एंथू के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।